दिन 30 अप्रैल 1945 जर्मनी के बर्लिन शहर के अंदर मिलिट्री बंकर में एक व्यक्ति अपनी सर्विस रिवॉल्वर से आत्महत्या कर लेता है। इस आत्महत्या की खबर ने अमेरिका सहित सोवियत, रूस, ब्रिटेन एवं फ्रांस के चेहरे पर जो सिकन की लकीरें थी उसे खुशी के उत्साह में बदल दिया, क्योंकि यह आत्महत्या करने वाला व्यक्ति कोई आम इंसान नहीं बल्कि द्वितीय विश्व युद्ध को शुरू करने वाला, पूरी दुनिया को अपने जूते की नोक पर रखने का सपना देखने वाला, जर्मन्स आर नॉट मेड टू बी रूल्ड बोलने वाला जर्मन डिक्टेटर एडोल्फ हिटलर था। एडोल्फ हिटलर के आत्महत्या ने जर्मनी को अगले 44 वर्षों के लिए पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। कभी जर्मन्स आर नॉट मेड टू बी रूल्ड बोलने वाले एडोल्फ हिटलर के जर्मनी को उसके मौत के पश्चात अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन एवं सोवियत यूनियन ने वार क्राइम का आरोप लगाते हुए वार कंपनसेशन के तौर पर जर्मनी को 4 भागों में बांटकर उस पर अलग अलग शासन करने लगे। एवं यहीं से शुरू होता है बर्लिन वॉल के बनने की पूरी कहानी, जिसने पूरे यूरोप को कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म में बांट कर रख दिया। इस बात की नींव जर्मनी के ऊपर तकरीबन 4 वर्षों के कब्जे के पश्चात तब पड़ी जब अमेरिका, फ्रांस एवं ब्रिटेन ने 23 मई 1949 को अपने कब्जे वाले जर्मनी को एक करते हुए एक नया देश बना दिया एवं इसे नाम दिया फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, जिसे कि अमूमन वेस्ट जर्मनी भी कहा गया। इसके पश्चात अमेरिका, ब्रिटेन एवं फ्रांस ने चतुराई का प्रदर्शन करते हुए पश्चिमी जर्मनी के 2 कैपिटल बनाए, बोन एवं बर्लिन। यहाँ पर आपको यह बात पता होना चाहिए कि बर्लिन शहर को भी जर्मनी की राजधानी होने के कारण 4 भागों में बांटा गया था। लेकिन यहाँ पर एक समस्या थी, बर्लिन शहर पूरी तरीके से सोवियत रूस के कब्जे वाले पूर्वी जर्मनी से घिरा हुआ था, लेकिन इसके ऊपर अमेरिका, फ्रांस एवं ब्रिटेन का कब्जा होने के कारण एवं सोवियत रूस के ऊपर अपने डोमिनेंस को बनाए रखने के लिए अमेरिका, फ्रांस एवं ब्रिटेन ने वेस्ट बर्लिन शहर को वेस्ट जर्मनी की राजधानी घोषित कर दिया। वेस्ट बर्लिन शहर के वेस्ट जर्मनी की राजधानी होने के कारण वेस्ट जर्मन गवर्नमेंट ने वेस्ट बर्लिन शहर के अंदर भारी मात्रा में आर्मी एवं टैंक्स का डिप्लॉयमेंट किया। चूंकि अभी तक बर्लिन या ईस्ट एवं वेस्ट जर्मनी के अंदर कोई भी फिजिकल बॉर्डर नहीं थी, इसलिए अमेरिकी सैनिकों का आना जाना ईस्ट जर्मनी में बढ़ने लगा एवं इन सैनिकों ने ईस्ट जर्मनी के लोगों को सोवियत रूस के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। इसे देखते हुए सोवियत रूस के भी कान खड़े हो गए एवं वेस्ट जर्मनी के देश बनने के तकरीबन 5 महीने बाद 7 अक्टूबर 1949 को सोवियत रूस ने अपने कब्जे वाले जर्मनी को भी एक देश बना दिया एवं इसे नाम दिया जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या पूर्वी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी के देश बनने के साथ ही सोवियत रूस ने अमेरिकी डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए पश्चिमी जर्मनी के लोगों का पूर्वी जर्मनी में आना प्रतिबंधित कर दिया, जबकि पूर्वी जर्मनी के लोग पश्चिमी जर्मनी में आ सकते थे। इस बात का विरोध अमेरिका, फ्रांस एवं ब्रिटेन ने पुरजोर तरीके से किया, किंतु इस विरोध का कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन वेस्ट जर्मनी के अंदर अभी भी अमेरिका की सेना तैनात थी एवं मजबूत स्थिति में थी। शुरू में तो दोनों देशों के बीच चीजें सामान्य थी, लेकिन वक्त बीतने के साथ ही पूर्वी एवं पश्चिमी जर्मनी के लोगों की जिंदगी एवं लाइफ स्टाइल में आसमान जमीन का अंतर आ गया। पूर्वी जर्मनी के कम्युनिस्ट समर्थित देश होने के कारण यहाँ की इकोनॉमी के ऊपर पूरी तरीके से सरकार का नियंत्रण था, जिससे यहाँ के लोगों को मुफ्त शिक्षा एवं मेडिकल सुविधाएं तो मिल जाया करती थी, किंतु हर चीज पर सरकार का कड़ा नियंत्रण होने के कारण यहाँ बेरोजगारी की समस्या काफी बढ़ गई, जिससे यहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल निम्नतम स्तर पर पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी जर्मनी का पूंजीवादी समर्थित देश होने के कारण यहाँ की इकोनॉमी को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दिया गया, जिससे यहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की स्थापना की गई एवं लोगों के पास कम से कम बेरोजगारी जैसी कोई भी समस्या नहीं थी, जिससे पश्चिमी जर्मनी आर्थिक रूप से दिन प्रतिदिन मजबूत होता गया एवं यहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल दिन प्रतिदिन बेहतर होता गया। क्योंकि पूर्वी जर्मनी के लोगों के ऊपर पश्चिमी जर्मनी में आने पर कोई भी प्रतिबंध नहीं था, इसलिए रोजगार की तलाश में लोग पूर्वी जर्मनी से पश्चिमी जर्मनी आने लगे एवं समस्या वास्तव में यहीं से शुरू होती है, क्योंकि रोजगार की तलाश में जो लोग पूर्वी जर्मनी से पश्चिमी जर्मनी आते थे उनमें से 50% लोग वापस ही नहीं आते थे और यह स्थिति इतनी बुरी हो चली थी कि सन 1949 से लेकर 1961 के बीच पूर्वी जर्मनी की जनसंख्या 30% कम हो गई, जो सोवियत संघ के लिए एक सर का दर्द बन गया। इसलिए सन 1961 ईस्वी में सोवियत संघ के मौजूदा राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव ने एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया एवं अत्यंत ही गोपनीय तरीके से 12-13 अगस्त 1961 की मात्र एक रात में ही लकड़ी, तार एवं कांटे की मदद से पूर्वी एवं पश्चिमी जर्मनी के बीच एक दीवार खड़ा कर दिया, ताकि पूर्वी जर्मनी के लोगों को बॉर्डर पार करने से रोका जा सके। क्योंकि पूर्वी जर्मनी के अंदर पश्चिमी बर्लिन भी पश्चिमी जर्मनी का हिस्सा था, इसलिए पश्चिमी बर्लिन के चारों तरफ भी एक दीवार बनाई गई, जिसकी लंबाई 155 किलोमीटर थी। क्योंकि बर्लिन शहर राजधानी थी, इसलिए इस पूरे प्रक्रम को बर्लिन वॉल के तौर पर ही जाना जाता है। 13 अगस्त 1961 की सुबह अमेरिका, फ्रांस एवं ब्रिटेन के लिए किसी सदमे से कम नहीं था, क्योंकि मात्र एक रात में ही इतने लंबे दीवार बनाए जाने के बारे में इन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, जो सोवियत संघ ने सच कर दिखाया था। बर्लिन वॉल के अचानक बन जाने के कारण पश्चिमी जर्मनी के कई लोग पश्चिमी बर्लिन में फंस गए, जिसके कारण अमेरिका ने उन्हें एयरलिफ्ट कर लिया एवं इतिहास के पन्ने में यह घटना बर्लिन एयरलिफ्ट के नाम से मशहूर है।
इसके साथ ही सोवियत रूस ने बॉर्डर क्रॉस करने के लिए 3 चेक पॉइंट्स बनाए, अल्फा, चार्ली एवं ब्रावो। बाद में तार एवं लकड़ी से बने इस दीवार को एक 3.6 मीटर ऊंचे कंक्रीट के दीवार में तब्दील कर दिया गया। समय बीतने के साथ ही इस बॉर्डर को दुनिया की हैवीली सिक्योर्ड बॉर्डर में तब्दील कर दिया गया एवं इस वॉल के आसपास बड़े बड़े वॉच टावर, लैंड माइन्स एवं ऑटोमेटिक मशीन गन्स को भी लगाया गया। लेकिन पूर्वी जर्मनी के लोग बस किसी भी तरीके से बॉर्डर पार करके पश्चिमी जर्मनी जाना चाहते थे और पूर्वी जर्मनी के लोगों का पश्चिमी जर्मनी में चेक पॉइंट्स के थ्रू होकर जाना सोवियत रूस ने लगभग नामुमकिन कर दिया था। इसलिए बहुत से लोगों ने इस दीवार को इल्लीगली पार करने की कोशिश की, जिसमें तकरीबन 270 लोगों की जाने गई। इस बर्लिन वॉल के कारण एक समय तो ऐसा लगा कि बस अब तीसरा विश्व युद्ध शुरू ही होने वाला है, क्योंकि अक्टूबर 1961 में सोवियत रूस ने अमेरिका से कहा कि वेस्ट बर्लिन को खाली करो। इस बात पर अमेरिका की M58 टैंक एवं सोवियत रूस की T-55 टैंक आमने सामने आकर खड़ी हो गई एवं कौन सी पहली गलती इस विनाशकारी युद्ध को शुरू कर देगी यह कोई नहीं जान रहा था। लेकिन अमेरिका और सोवियत रूस के सेनाओं के कमांडर स्तर की वार्ता के तकरीबन 15 घंटों के बाद दोनों देशों की सेनाओं के बीच का यह स्टैंड ऑफ खत्म हुआ। अब आइए हम बर्लिन वॉल के गिरने की बात करते हैं। सन 1989 आते आते सोवियत रूस आर्थिक रूप से कमजोर हो चुका था एवं इसी बीच 25 मई 1989 को मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत रूस के नए राष्ट्रपति बनते हैं। सोवियत रूस के खराब आर्थिक हालातों को देखते हुए उन्होंने यह निर्णय लिया कि आगे से पूर्वी यूरोप के अंदर यदि हालात खराब होंगे तो सोवियत रूस अपनी सेनाएं वहां नहीं भेजेगा। इसलिए जब 1989 में पूर्वी जर्मनी में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हुए तो सोवियत रूस ने उन विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए पूर्वी जर्मनी में अपनी सेनाएं नहीं भेजी। अब चूंकि पूर्वी जर्मनी के ऊपर से सोवियत रूस का हाथ उठ चुका था, इसलिए पूर्वी जर्मनी की सरकार भी कमजोर हो चुकी थी एवं उसके पास उन विरोध प्रदर्शनों को दबाने की ताकत खत्म हो चुकी थी। इसलिए पूर्वी जर्मनी की सरकार ने इस दीवार को लोगों के लिए खोलने का फैसला लिया एवं इसके लिए पूर्वी जर्मनी की सरकार ने 9 नवंबर 1989 को लोगों को इस फैसले की जानकारी देने के लिए अपने एक अधिकारी गुंटर सबोस्की को लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भेजा। गुंटर सबोस्की जब सरकार के फैसले को सुना रहे थे तभी एक रिपोर्टर ने उससे क्रॉस क्वेश्चन करते हुए पूछा कि यह फैसला कब से लागू होता है। इस पर गुंटर सबोस्की ने जवाब दिया कि यह फैसला अभी से लागू होता है। लेकिन यहाँ वो एक बात बताना भूल गए। सरकार ने यह फैसला लिया था कि बॉर्डर पार करने के लिए वीजा का सिस्टम रखा जाएगा, लेकिन वह वीजा की बात बताना भूल गए। क्योंकि यह कॉन्फ्रेंस लाइव चल रहा था, इसलिए दोनों जर्मनी में यह बात आग की तरफ फैल गई एवं देखते ही देखते बर्लिन वॉल के चारों तरफ 40 लाख से भी ऊपर की भीड़ इकट्ठी हो गई एवं उन सभी लोगों को जो कुछ मिला उसे वो अपने साथ हथियार बनाकर ले आए एवं उन्होंने बर्लिन वॉल को तोड़ना शुरू कर दिया एवं देखते ही देखते इस वॉल को तोड़ दिया गया। तकरीबन 44 वर्षों के पश्चात पूर्वी जर्मनी एवं पश्चिमी जर्मनी एक बार फिर से एक हो गए एवं आज के समय में जर्मनी $4 ट्रिलियन की GDP के साथ दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था है।